नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। हमारे देश की चुनावी राजनीति में यह आधी आबादी की वोट का ही कमाल है कि देश का हर राजनीतिक दल संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की वकालत तो कर रहा है, पर ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की मंशा पर सवाल भी उठ रहा है। देश के 1 अरब 45 करोड़ लोगों ने संसद में नेताओं की दलीलें सुनी, महिलाओं की भूमिका पर बड़ी बड़ी बातें भी कही गई। लेकिन सच तो यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को संसद और विधानसभा के भीतर आरक्षण देने की इतनी वकालत कर रही हैं, आखिर वो चुनावों में उनको टिकट देने में कंजूसी क्यों करती हैं? इस बहस के बीच पूरे देश की नज़र पश्चिम बंगाल के चुनाव पर है, जहां पिछले 15 वर्षों से एक महिला मुख्यमंत्री का शासन है, जिनकी इमेज एक फाइटर की है। वो लोगों के बीच दीदी के नाम से जानी जाती हैं। चौथी बार बंगाल की सत्ता में आने के लिए ममता दीदी चुनावी अखाड़े में है, जहां उनकी पार्टी टीएमसी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। ममता बनर्जी की नज़र सूबे के महिला वोटरों पर है। ये एक ऐसा मजबूत और टिकाऊ वोट बैंक है जो सत्ता के शीर्ष पर बैठाता भी है और जिसे चाहता है सत्ता से बेदखल कर देता है। पिछले 15 वर्षों से महिला वोट बैंक के दम पर ही ममता बनर्जी बंगाल में राज कर रही हैं। बीजेपी ने भी उनके महिला वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर रखी है। पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई ममता बनर्जी ने महिलाओं को किस तरह अपना वोट बैंक बनाया, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बंगाल की महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ, बंगाल विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा या घटा, महिलाओं को टिकट देने के मामले में टीएमसी दूसरी पार्टियों से आगे है या पीछे, ममता की महिला ब्रिगेड में वो कौन कौन से चेहरे हैं जो दमदार भूमिका में हैं। आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो बंगाल में सत्ता का महिला शास्त्र में। इसमें कोई शक नहीं कि हाल के वर्षों में महिला वोटर एक मजबूत और टिकाऊ पावर सेंटर के तौर पर उभरी हैं। वो निर्णायक वोट बैंक बन चुकी हैं, जिनके पास सत्ता की चाबी है। पश्चिम बंगाल के 6 करोड़ 44 लाख वोटरों में 3 करोड़ 16 लाख महिलाएं हैं। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक रहा है। अब ज्यादातर महिलाएं बिना किसी पारिवारिक दबाव या प्रभाव के मतदान कर रही हैं। साल 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को 2 करोड़ 89 लाख से अधिक वोट मिले और खाते में आई 215 सीटें, जबकि बीजेपी को 2 करोड़ 29 लाख वोट मिले और उसके साथ सीटें मिली 77। ऐसे में जरा हिसाब लगाइए कि अगर बंगाल की महिलाओं का बड़ा वोट ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ बना रहता है या फिर बीजेपी उनके खाते में से महिला वोटरों को खिसकाने में कामयाब होती है, तो क्या होगा? बंगाल के महिला वोट बैंक पर लेफ्ट और कांग्रेस की भी नजर है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि बंगाल की महिला वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दल किस तरह के दांव आजमा रहे हैं। साथियों, मोदी ने बंगाल की बहनों बेटियों के लिए भी एक गारंटी दी है। बीजेपी राज्य কেন মধ্যপ্রদেশে অত্যাচার হচ্ছে, কেন রাজস্থানে অত্যাচার হচ্ছে, কেন দিল্লিতে অত্যাচার হচ্ছে বলুন দেখিনি একবার। আমোদি পামোদি বাবুরা সব রাজ্যে মাছ খাওয়া বন্ধ, বিজেপি রাজ্যে। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइल खुलेगी। अपराध करने वाले और अपराधियों को बचाने वाले कोई नहीं बचाएगा। আপনারা আমাকে ধমকালে আমি চমকাই, আর আপনারা আমাকে চমকালে আমি গর্জাই, আর আপনারা আমাকে বর্ষালে গর্জালে আমি বর্ষাই, আর আমাকে আপনারা বর্ষালে আমি উতরাই, চড়াই উতরাই পেরিয়ে আমি এগিয়ে যাই মানুষকে সাথে নিয়ে। पश्चिम बंगाल के चुनावी अखाड़े में खड़े हर राजनीतिक दल को एक बात अच्छी तरह पता है कि अगर आधी आबादी का साथ मिल गया तो सत्ता दूर नहीं।
ऐसे में पश्चिम बंगाल के महिला वोट बैंक पर बीजेपी की बांस की तरह नजर है। विरोधी पार्टियों की दलील है कि विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए मोदी सरकार संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी, लेकिन लोकसभा में इस संविधान संशोधन बिल को 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। इलेक्शन जीतने का तरीका है, लेकिन फिर भी इस टाइम में सब कुछ छोड़ के वार इतना इम्पोर्टेंट इशू था, तब भी आप ये सेशन नहीं किया इतना इम्पोर्टेंट इशू में, फिर भी अभी किया है। क्यों? क्योंकि के हम लोग का आसाम को सब आना पड़ेगा, डिस्टर्ब होगा इलेक्शन का। फिर भी मैं यहाँ पे बोलकर जाती हूँ, बीजेपी फिर भी वेस्ट बंगाल में हारेंगे हारेंगे हारेंगे। मान्यवर, यहाँ पर तो शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। संसद और विधानसभा के भीतर महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिलाने का संविधान संशोधन प्रस्ताव भले ही गिर गया हो, लेकिन इस मुद्दे के सहारे चुनावी अखाड़े में लहर बनाने की पुरजोर कोशिश दिखनी तय। बंगाल के चुनावी अखाड़े में बीजेपी के महारथी दलील देते दिख सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां किस तरह संसद और विधानसभा के भीतर महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहती। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजे थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी को करीब 46% वोट मिले, वहीं बीजेपी को करीब 39%। सिर्फ 7% वोटों के अंतर का नतीजा ये रहा कि टीएमसी के निशान से 29 उम्मीदवार लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे, तो बंगाल की 12 लोकसभा सीटों पर कमल खिल पाया। माना जा रहा है कि बंगाल में टीएमसी का वोट बढ़ाने में एम यानी महिला फैक्टर सबसे दमदार भूमिका निभाता रहा है। इसी तरह 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को करीब 48% वोट मिला, वहीं बीजेपी को करीब 38%। 10% वोट शेयर में अंतर से जहां टीएमसी के 215 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे, वहीं बीजेपी के खाते से 77 उम्मीदवार। ऐसे में 5% भी वोट शेयर में हेरफेर बंगाल का पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है। माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के वोट का बड़ा हिस्सा टीएमसी के खाते में जाता रहा है। ऐसे में बीजेपी ने इस बार ममता बनर्जी के इस बड़े वोट बैंक में सेंधमारी की बड़ी तैयारी की है। दरअसल ममता सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1200 रुपए महीना मिलता है। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 2 करोड़ से अधिक है। टीएमसी ने इसमें 500 रुपए महीना बढ़ाने का वादा किया, तो बीजेपी ने सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीना 3000 रुपए देने का वादा किया। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार बनने पर महिलाओं के लिए 2000 रुपए महीना आर्थिक मदद का ऐलान किया। हमारी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की महिला है, उन्होंने लक्ष्मी भंडार के लिए 1000 रुपया दिया अपने पाले में लाने के लिए, लेकिन अब चुनाव आ गया है तो चुनावी वादे निभाने के लिए उन्होंने 500 रुपया और बढ़ा दिया गया है, उनको 1500 रुपया कर दिया गया है। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति नहीं बदलने वाली 1500 रुपये में। महिलाओं की उन्नति के लिए इस पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं है, केवल 1500 रुपये भत्ता दे करके उनको यहाँ पर रखा जाता है लक्ष्मी भंडार के लिए। লক্ষ্মীর ভান্ডার से
सबको अभी 1,500 और SC/ST में होने से 1,700 रुपया मिलता है। ये बीजेपी वाले की तरह आई वॉश नहीं है, जो बिहार में 10,000 दिया, वोट के बाद बुलडोजर चला रहा है। दिल्ली में 2,500 देने का वादा किया, 16 महीना हो गया, कुछ नहीं मिला। ऐसा लाडली बहना महाराष्ट्र में किया, 65 लाख खत्म, बात दे दिया नाम से, ऐसा नहीं है। 21 वोट की पहले ममता जी ने अनाउंस किया और 2021 इलेक्शन के बाद से वो चालू किया। अभी तक 5 साल हो गया वो चालू है। 500 से चालू हुआ, उसके बाद 1,000 हुआ, उसके बाद अभी 1,500 हुआ, SC/ST के लिए और भी ज्यादा 1,700 हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार की कन्याश्री योजना ने लड़कियों की पढ़ाई को नई परवास दी। इस योजना के तहत 1 करोड़ छात्राओं को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जा चुकी है। तो बीजेपी महिलाओं के सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का वादा कर रही है। कांग्रेस ग्रेजुएशन तक मुफ्त पढ़ाई और कौशल विकास का मौका दिलाने की बात कर रही है। ममता सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिसमें महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी आसान हुई है। बेहतर इलाज से लेकर गरीब लड़कियों की शादी में आर्थिक मदद जैसी सरकारी योजनाएं चल रही। ऐसे में ममता बनर्जी ने सूबे की महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री से अधिक अपनी दीदी वाली छवि को मजबूत किया, जिससे महिला वोटरों का झुकाव टीएमसी की ओर रहा। लेकिन अब बीजेपी महिला वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए बड़े बड़े लुभावने वादों के साथ बैटल ऑफ बंगाल में पूरी ताकत झोंके हुए। ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना ने सूबे की महिलाओं को टीएमसी से जोड़ने में मदद की है। अब बीजेपी हर महीने 3,000 रुपए देने का वायदा कर रही है। टीएमसी के महिला वोट बैंक को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ वर्षों का वोटिंग पैटर्न बताता है कि महिलाओं ने उसी राजनीतिक दल को वोट दिया जो उनकी रोजमर्रा की आर्थिक चुनौतियों को कम करने का ठोस भरोसा दिलाता है। इस ट्रेंड के मजबूत होने का संकेत बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों से मिल चुके हैं। महिलाओं को टिकट देने के मामले में ममता बनर्जी की टीएमसी बहुत आगे है। टीएमसी ने कुल 291 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 52 महिला उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने 294 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसमें 33 महिलाओं को टिकट दिया है। अगर सीपीएम की बात करें तो उनके 253 उम्मीदवारों में से 34 महिलाएं हैं। बंगाल में कांग्रेस सूबे की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पर सिर्फ 35 महिलाओं को ही टिकट दिया गया है। मतलब संसद और विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण की जोर शोर से बात करने वाले राजनीतिक दल खुद महिलाओं को टिकट देने से पहले बहुत गुना भाग करते हैं। पश्चिम बंगाल की मौजूदा विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 41 है। मतलब कुल विधायकों में 13.8% महिलाएं हैं, जो राष्ट्रीय औसत 8% से तो अधिक है। आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में बंगाल विधानसभा में गिनती की महिलाएं ही पहुंचने में कामयाब रहीं। आजादी की लड़ाई में भले ही बंगाल की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन चुनावी अखाड़े में बहुत कम उतरी। एक स्टडी के मुताबिक 1957 के पश्चिम बंगाल चुनाव में 17 महिला उम्मीदवार उतरी, जिसमें से 6 विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। साल 1977 तक बंगाल पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल चुकी थी। वामपंथी सत्ता में आ चुके थे। तब विधानसभा चुनाव में 27 महिला उम्मीदवार उतरी, जिसमें सिर्फ 3 ही विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। साल 1996 के बंगाल चुनाव में महिला उम्मीदवारों का आंकड़ा ट्रिपल डिजिट में पहुंचा। ये संख्या थी 114, जिसमें 20 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। 2011 के चुनाव में बंगाल में बड़ा बदलाव हुआ। बंगाल में वामपंथी किले को ध्वस्त कर ममता बनर्जी सत्ता में आई। 2011 में महिला उम्मीदवार की संख्या 174 थी, जिसमें 34 चुनाव जीतने में कामयाब रही। साल 2016 के चुनाव में 200 महिलाएं मैदान में रहीं, जिसमें 39 विधानसभा पहुंचने में कामयाब रही। ममता बनर्जी के दौर में टिकटों के बंटवारे में महिलाओं को प्राथमिकता मिलने लगी। साल 2021 के चुनाव में करीब 240 महिला उम्मीदवार उतरी, जिसमें 41 चुनाव जीतने में कामयाब रही।
भले ही महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की बात दशकों से हो रही हो, लेकिन टिकट देने में राजनीतिक दल हिचकते रहे। इस बार के बंगाल चुनाव में टीएमसी के कुल उम्मीदवारों में 17.86% महिलाएं, बीजेपी ने 11.22% महिला उम्मीदवारों पर दाव लगाया, तो कांग्रेस के उम्मीदवारों में 12.33% महिला उम्मीदवार हैं। लेफ्ट फ्रंट की बात की जाए तो 13.83% टिकट महिलाओं को दिया। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिलाओं के दिल में जगह बनाई। पिछले 15 वर्षों में उन्होंने महिला लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार कर दिया। ममता बनर्जी न सिर्फ अपने मजबूत और टिकाऊ महिला वोट बैंक पर निर्भर हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक ताकत का बड़ा आधार महिला लीडरशिप है। उनकी पार्टी और सरकार दोनों में महिलाएं प्रभावशाली भूमिका में। पंचायत से लेकर नगर निगम तक और विधानसभा से संसद तक में टीएमसी से जुड़े कई प्रभावशाली महिला चेहरे मजबूत स्तंभ की भूमिका में। तृणमूल कांग्रेस का जो महिला लीडरशिप जो है उसमें ऑलमोस्ट 50-50 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट से लड़ाई करके आए हैं, जिसको हम इंग्लिश में लेफ्टिनेंट्स कहते हैं। ममता बनर्जी के कई सारे ऐसे महिला लेफ्टिनेंट्स हैं। इसमें चाहे चंद्रिमा भट्टाचार्य हो या शशि पांजा, काकोली घोष दस्तीदार हो या डोला सेन, बीरबाहा हंसदा हो या फिर कृष्णा चक्रवर्ती, ममता बनर्जी की महिला ब्रिगेड हर मोर्चे पर पूरी तरह एक्टिव है। यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राह है। महिलाओं को लेकर उनकी मुखर सोच का नतीजा है कि बंगाल महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई में टॉप पर खड़ा है। देश के कुल महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई में बंगाल का हिस्सा 23% से अधिक है। ममता बनर्जी के दौर में प्रशासन में 84 महिला आईएएस अफसरों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। बंगाल में महिलाएं तेजी से हर तरह के लीडरशिप के रोल में बढ़ रही हैं। इन दिनों संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण पर देश के हर कोने में चर्चा हो रही है। ऐसे में एक कम्युनिस्ट नेता का जिक्र करना बहुत जरूरी है। गीता मुखर्जी ने बंगाल पांसकुड़ा लोकसभा क्षेत्र से 7 बार संसद में नुमाइंदगी की। सियासी गलियारों में वो गीता दी के नाम से जानी जाती थी। दरअसल गीता दी ने सितंबर 1996 में संसद में एक निजी प्रस्ताव लाकर संसदीय और विधायिकी सीटों पर सबसे पहले महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग उठाई। अब गीता दी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 3 दशक पहले संसद में जो मांग गीता मुखर्जी ने उठाई थी वो कानून बन चुका है। पर पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण का रास्ता 73वें संविधान संशोधन के जरिए खुला। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस के शासन में महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने के रास्ते निकाले गए। वैसे वहां ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में 50% आरक्षण का सिस्टम लागू है। पश्चिम बंगाल की 63,229 ग्राम पंचायत सीटों, 9,730 पंचायत समिति सीटों और 928 जिला परिषद सीटों में से ज्यादातर पर टीएमसी का कब्जा है। माना जाता है कि बंगाल में जिसका पंचायत और जिला परिषद में वर्चस्व होता है, उसी का विधानसभा चुनाव में पलड़ा भारी होता है। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में महिलाओं के लिए आधी सीटें रिजर्व है। ऐसे में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में महिलाएं चुनाव जीतकर पहुंच तो जाती हैं, लेकिन अभी भी फैसलों में उनकी बहुत नहीं चलती। पंचायत में महिलाओं को पश्चिम बंगाल में 50% की भागीदारी थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि सीपीएम के राज में और टीएमसी के राज में उन 25% महिलाओं को कभी काम करते हुए नहीं देखा है। गुंडा टैक्स, तोलाबाजी, सिंडिकेट ये करते गुंडों को देखा है। उन महिलाओं को कभी नहीं देखा है कि वो रास्ते में उतर करके हमारे जैसे काम करें। केवल उन नाम का पेपर में लिखा हुआ है उनका नाम, लेकिन काम करते हैं उनके गुंडे, उनके पतिदेव और उनके पार्टी वाले। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में महिलाओं को कभी आज तक ये भी पता नहीं है कि पंचायत क्या होती है, ग्राम क्या है और वार्ड क्या है, ये भी पता नहीं है मेरे ख्याल से।
पंचायत और जिला परिषद चुनाव में रोटेशन सिस्टम के तहत जो सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं, उसमें से ज्यादातर सीटों पर पुरुष की जगह परिवार की कोई महिला उम्मीदवार मैदान में दिखती है। स्थानीय निकायों में महिलाओं की भूमिका ममता बनर्जी के दौर में हो या फिर वामपंथी सरकारों के दौर में, खास अंतर नहीं आया। हाँ, ये बात सही है कि जैसे कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट महिलाएं भी अपने खुद के काम से आके आई हैं, वैसे भी पंचायत में लीडर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी हैं जिनको फैमिली कनेक्शंस और जिनके बिहाफ पे उनका फैमिली मेंबर्स, जो मेल फैमिली मेंबर्स है वो चलाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, वो तो पूरे देश में ही है, इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन है नहीं। एक सच ये भी है कि पंचायत व्यवस्था के विस्तार के साथ महिलाओं को लोकल पॉलिटिक्स में जगह मिली। बंगाल में वामपंथी शासन के दौर में महिला संगठनों और ट्रेड यूनियनों के जरिए उनकी आवाज बुलंद और मजबूत हुई। महिलाओं को संगठित करने के लिए अलग अलग मंच बनाए गए। इससे 34 वर्षों तक बंगाल में लेफ्ट की हुकूमत रही। लेकिन ममता बनर्जी ने जब माँ, माटी और मानुष के नाम पर बंगाल में परिवर्तन का नारा दिया तो महिलाओं को ममता बनर्जी में नई उम्मीद दिखी। ममता ने जो राजनीतिक रास्ता पकड़ा उसमें महिलाएं लेफ्ट से टीएमसी की ओर शिफ्ट होने लगी। आज की तारीख में पंचायत से लेकर जिला परिषद तक की ज्यादातर सीटों पर टीएमसी का झंडा थामे महिलाएं जमी हुई हैं। इनके पीछे खड़ी महिलाओं के बड़े वोट बैंक से ममता बनर्जी की टीएमसी को ताकत मिलती रही है। बंगाल की सत्ता से लेफ्ट फ्रंट पिछले 15 वर्षों से बाहर है। वामपंथी शासन के दौर में पंचायत में कौन उम्मीदवार होगा ये जिला समिति द्वारा तय किया जाता था। वामपंथी सिस्टम में व्यक्ति के पसंद या नापसंद के लिए बहुत जगह नहीं थी। आरक्षित सीटों के मामले में जिला समिति तय किया करती थी। मौजूदा उम्मीदवार की जगह किसे मैदान में उतारा जाएगा, टीएमसी के दौर में ये दिक्कत नहीं रही। बंगाल में महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत हुई, पर एक सच्चाई ये भी है कि राजनीति जिस ढर्रे पर आगे बढ़ी उसमें महिला पंचायत सदस्य विधानसभा या संसद तक उस रफ्तार से नहीं पहुंच पाए जितनी पहुंचनी चाहिए थी। आज़ादी की लड़ाई में भी बंगाल की महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में महिला क्रांतिकारियों की भूमिका का चित्रण किया, जो साल 1882 में दुनिया के सामने आया। इसके 3 साल बाद यानी 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल हुए 72 प्रतिनिधियों में से एक भी महिला नहीं थी। कांग्रेस में महिला प्रतिनिधियों को शामिल कराने में 4 साल लग गए, जिसमें पहली 2 महिलाएं बंगाल से ही थी, कादम्बिनी गांगुली और स्वर्ण कुमारी देवी। कादम्बिनी गांगुली देश की पहली महिला डॉक्टर में से एक थी। साल 1905 में बड़े पैमाने पर बंगाल विभाजन के विरोध में महिलाओं ने हिस्सा लिया और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। महात्मा गांधी के अगुवाई में बंगाल की सामान्य परिवारों की महिलाओं ने भी आज़ादी की लड़ाई में मोर्चा संभाला। आज़ाद भारत का आईन बनाने के लिए बनी संविधान सभा पहुंचने वाली 15 महिलाओं में से 3 का ताल्लुक तब के बंगाल से था, जिसमें पूर्णिमा बैनर्जी, लीला रॉय और रेणुका रे शामिल थी। आज़ादी के बाद के शुरुआती 10-15 वर्षों में बंगाल विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नाम मात्र का रहा। लेफ्ट शासन में महिला संगठनों और ट्रेड यूनियनों के जरिए उनकी आवाज मजबूत हुई। ममता बनर्जी के दौर में बंगाल पॉलिटिक्स में महिलाओं की मौजूदगी और प्रभाव दोनों बढ़ा। ऐसे में बंगाल पॉलिटिक्स में एक बहुत सामान्य पृष्ठभूमि की लड़की ममता बनर्जी ने किस तरह कम्युनिस्टों से लड़ते हुए अपनी जगह बनाई, ये समझना भी जरूरी है। किसी को ममता बनर्जी का तेवर पसंद आता है तो किसी को उनकी आंदोलनकारी छवि, किसी को सादगी तो किसी को ममता सरकार की योजनाएं। अपने खास अंदाज के साथ पिछले 15 वर्षों से बंगाल के सत्ता में करीब 6 दशक की सियासी यात्रा में हर रंग देखते ममता बनर्जी अब 72 साल की हो चुकी है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उनका राजनीति से रिश्ता जुड़ गया और धीरे धीरे बंगाल कांग्रेस में पहचान चटकदार बनने लगी। 1984 में जाधवपुर लोकसभा सीट पर दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी को चुनाव में हराकर ममता बनर्जी ने सबको हैरान कर दिया। 3 मुद्दा है
हमको लगता सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रू फाइटर, प्रो पीपल इन ऑल रिस्पेक्ट एंड गुड गवर्नेंस एंड नॉन पर्शियल इम्पर्शियल एडमिनिस्ट्रेटर इन ऑल रिस्पेक्ट। ये 3 मुद्दा है, इसीलिए वो सबके दिल में है, सबकी इनसाइड द हार्ट में है, और हमको लगता सीपीएम भी उनको हरा नहीं सका। सांसद बनकर ममता दिल्ली आई, लेकिन यहाँ की राजनीति का मिजाज रास नहीं आया। साल 1989 में कांग्रेस विरोधी लहर में चुनाव हारने के बाद वापस बंगाल लौटकर कम्युनिस्टों को फिर ललकारने लगी। 16 अगस्त 1990, हाजरा मोड़, कलकत्ता। दक्षिणी कलकत्ता के हाजरा मोड़ पर ममता कांग्रेस के बंगाल बंद की अगुवाई कर रही थी। अचानक उनके ऊपर सीपीएम से जुड़े एक शख्स ने जानलेवा हमला किया। सिर फट गया, पूरे 16 टाके लगे, महीने भर अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। अगले चुनाव में दक्षिणी कलकत्ता लोकसभा सीट पर सीपीएम उम्मीदवार बिप्लब दास गुप्ता को हराकर कम्युनिस्टों को बता दिया कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधियों को जवाब कैसे दिया जाता है। ममता अपने तेवरों के साथ फिर दिल्ली आई। यहां बैठे कांग्रेसी नेताओं से उनका मिजाज मेल नहीं खा रहा था। ऐसे में सार्वजनिक मंचों पर ममता की अपनी ही पार्टी से बड़े नेताओं से नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। वो स्ट्रीट फाइटर हैं, और जब वो कॉर्नर्ड होती हैं और जब उनके खिलाफ का जो उनका जो ओपोनेंट है उसका कद जितना बड़ा है, वो उतना ही उसको टक्कर उतना सॉलिड देती हैं। और हम लोग जब लेफ्ट के ज़माने में वो उनके बहुत सारे उनके खिलाफ वायलेंस के इंस्टेंसेस हुए थे, और एक बार तो उनको सर पे इतना चोट लगा था कि बहुत दिनों तक लगा था कि वो मतलब हॉस्पिटल से शायद निकले ही ना। बहुत दिनों तक वो सर पे उनका बैंडेज होता था। तो ये सब चीज़ें, और मतलब उनका संघर्ष बहुत लंबा समय तक चला, बहुत इंटेंस संघर्ष था। वो साल 1993 का था। 7 जनवरी को ममता नादिया जिले के एक रेप पीड़िता के साथ कलकत्ता में मुख्यमंत्री दफ्तर पहुंची। वो मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मुलाकात पर अड़ी थी और उनके चैम्बर के सामने ही धरने पर बैठ गई। महिला पुलिसकर्मियों ने ममता और पीड़िता को घसीटते हुए सीढ़ियों से उतारा और पुलिस हेडक्वार्टर लाल बाजार ले गए। अपमान से तिलमिलाई ममता ने उसी दिन कसम खाई कि अब वो मुख्यमंत्री बनकर ही राइटर्स बिल्डिंग में कदम रखेंगी। ममता बनर्जी 1996 का लोकसभा चुनाव जीतकर एक बार फिर दिल्ली के सियासी मिजाज से दो चार हो रही थी। दिल्ली में अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। ऐसे में उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस के गठन का ऐलान किया। अब उन्हें अपने हिसाब से राजनीति करने और फैसला लेने की आजादी थी। ममता ने चुनावों में हाथ आजमाने के साथ अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी एनडीए तो कभी यूपीए के साथ गठबंधन किया। वो देश की पहली महिला रेल मंत्री बनी। एनडीए यूपीए दोनों ही सरकारों में रेल मंत्री रही। बंगाल को कई नई ट्रेनों की सौगात दी। सरकार में मंत्री रहते भी उनके आंदोलनकारी तेवर ज्यों के त्यों बने रहे। मां माटी और मानुष के नारे के साथ बंगाल के लोगों को टीएमसी से जोड़ने के मिशन में जुटी रही। बंगाल में बदलाव के लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जब नई राह चुनी तो सिंगूर और नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने प्रचंड आंदोलन छेड़ दिया और खुद को अल्ट्रा लेफ्ट साबित करने की कोशिश की। ममता बनर्जी को बंगाल की सियासी जमीन पर टीएमसी के लिए अच्छे संकेत मिलने लगे। जैसे ही 2011 में विधानसभा चुनाव की घंटी बजी, रेल मंत्री पद से इस्तीफा देकर ममता ने कोलकाता की फ्लाइट पकड़ ली। बंगाल के लोगों को 34 साल से लगातार सत्ता में रहे लेफ्ट फ्रंट का विकल्प ममता में दिखा। टीएमसी को 184 सीटों पर जीत मिली। गठबंधन साझेदार कांग्रेस के खाते में भी 42 सीटें आ गई। बंगाल पर 34 साल तक हुकूमत करने वाली सीपीएम सिर्फ 40 सीटों पर सिमट कर रह गई। बदलाव की लहर पर सवार प्रचंड बहुमत से लैस ममता बनर्जी ने 20 मई 2011 को पश्चिम बंगाल की पहली मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। अपनी खास स्टाइल, अपने आक्रामक तेवर और विवादों के साथ पिछले 15 वर्षों से लगातार बंगाल की सत्ता में बनी हुई है। बहुत हद तक ये मुमकिन है कि 2031 में जब पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव होंगे तब महिला विधायकों का आंकड़ा
डबल से ट्रिपल डिजिट में पहुंच जाए। ये भी मुमकिन है कि 2029 में लोकसभा में बंगाल से महिला सांसदों की संख्या आज की तुलना में डबल हो जाए। मौजूदा लोकसभा के भीतर सबसे अधिक महिला सांसद पश्चिम बंगाल से हैं। बंगाल के 11 लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही हैं। पंचायत और निकायों में आरक्षण की वजह से आधी आबादी की आवाज अब ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली तरीके से सुनाई दे रही है। पर बड़ा सवाल ये है कि वो दिन कब आएगा जब महिलाओं के सामने ईवीएम पर बटन दबाते समय हर महीने कैश का प्रभाव नहीं होगा, हर महीने मिलने वाले मुफ्त राशन का प्रभाव नहीं होगा, सरकारी योजनाओं का लालच नहीं होगा। पढ़ लिख कर कब वो इतनी काबिल होंगी कि वर्कफोर्स में पुरुषों की बराबरी करेंगी। सिंबॉलिक एम्पावरमेंट से आगे बढ़कर सही मायनों में सशक्त बनकर पश्चिम बंगाल की तरक्की की कहानी लिखने में दमदार भूमिका निभाएंगी। कब वो समय आएगा जब पुलिस से प्रशासन तक, शिक्षा से स्वास्थ्य तक, कारखानों से कॉरपोरेट जगत तक हर दूसरी कुर्सी पर महिलाएं नजर आएंगी। क्या हमारा समाज, हमारी राजनीति, हमारे सियासतदान महिलाओं को इस मुकाम तक पहुंचाने में ईमानदारी से और ठोस पहल कर लेंगे? आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। पर निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और चुनाव से जुड़े हर ब्रेकिंग के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।